फॉर्म फिल कर दिया, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अभी एडिटिंग के लिए आएगा आपके लिए, सभी के लिए आएगा। तो एडिटिंग जब करना तो ध्यान से अदर में जाकर योग को फिल कर देना। जी मैम, ओके मैम। ठीक है, उतना करना। चलो अच्छा, एक रचना जी का मेरे पास कुछ मैसेज आ रहा था, उसको हम जरा समझ लें कि जो लोग पहले का रिवीजन कर रहे थे, जो हमने रिवीजन दिया था करने को, वो सबका हो गया वन टाइम। हमने कुछ रिवीजन दिया था, वो सबका वन टाइम हो गया पेपर वाला। और हमने कहा था जितनी यूनिट्स आपने पढ़ रखी हैं उनको प्रॉपर उनकी स्टडी करना है। तो किसने किसने कर लिया है? देखो, ये जो अंजू का हो गया, ठीक है। दिव्या, रचना जी, मोनिका, इधर ये जो मानसी, हिमांशु, आप लोगों को भी करना है, लेकिन आपको उतना एफर्ट नहीं लगाना है जितना इन सब लोगों को करना है। ठीक है, आप लोग जो सिंपल से अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा है बस उतना ही करना है उसमें से। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब जितने जो हम लोगों ने पढ़ रखा है तो केवल इतना पता है ना, फिर 3-4 यूनिट ही बच रही। और अगर आप लोगों ने रचना जी, मोनिका में 4th यूनिट भी अगर रिवीजन में ली है तो शायद आप लोग के लिए 3 ही यूनिट बचेंगी। ठीक, हालांकि हम उनको लेंगे भी आपके लिए। चलिए, अब एक बार केवल हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बना के दिखा दो हमको। अब कितना फास्ट बनाओगे ये समझ के बनाना। मानसी बना लोगे? मैम मेरे को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, मैंने रिकॉर्डिंग सुनूंगी, देन मैं सीखूंगी, फिर बनाऊंगी। ठीक है, अब लेकिन हिमांशु थोड़ा सा फास्ट करना। ठीक है, बहुत स्लो नहीं करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप लोग थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करो बहुत जल्दी सीख जाओगे काम करना। ठीक है, चलो जब तक आप एक काम करो, सेल का देखा था कल की स्ट्रक्चर? नहीं, सेल वाला स्ट्रक्चर पूरा देखा है कि नहीं? मानसी, आपको याद है सेल का? जी मैम याद है, कल बनाए थे मैंने। हाँ, तो आप ये बताओ कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? मैम कोशिश करती हूँ। बनाओ, क्योंकि हमको लग रहा है आपने बनाया है, अगर 3rd लेवल 4th लेवल पढ़ा था। हाँ मैम, बनाया था मैं। तो फिर बनाओ, जैसा भी बना सकते हो बनाओ। उसमें कम से कम कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो कम से कम उसके जो ऑर्गन है उनको सही लिख दो जाकर। मैम और जो बना लिया है उसकी फोटो ग्रुप में सेंड करें? हाँ, ग्रुप में क्या, हमें यहीं पर दिखा दो, फिर ग्रुप में सेंड कर अच्छा दो। ठीक। बनाओ और दिखाओ। बोलेंगे सीमा मैम? हेलो सीमा मैम। जी दीदी। कुछ कह रहे क्या? हैंड रेज है? नहीं, मेरा बन गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ। दिखाऊं क्या? हाँ, 1 मिनट। चलो, एक बार कोई भी एक पर्सन केवल वो बोलिए, अपने जो डायग्राम बनाया है उसके सारे ऑर्गन बोल दीजिए, बस सारे ऑर्गन्स के नेम बोल दीजिए। मैम एसोफेगस, स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अपेंडिक्स। रेक्टम और अपेंडिक्स, पहले क्या आएगा? मैम रेक्टम सबसे एंड में है और अपेंडिक्स इधर जहाँ पे इंटेस्टाइन खत्म होती है वहां पे एक छोटा सा वो रहता है। एक समझ लो, एक क्या है, जैसे या तो उसे आप टेल का नाम दे दो, और या फिर आप एक जैसे बलून को बांध दो, उसके बाद का जो हिस्सा बचता है, ठीक, बस उस शेप में। वैसे अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, लेकिन वो हमारी अगर बॉडी में है तो इसका मतलब वो, अगर कई बार सुना होगा ना, अपेंडिक्स ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन वो अगर है बॉडी में प्रॉपर तो इसका मतलब हेल्दी बॉडी है। कुछ हमारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, यदि इनको निकाल दिया जाए तो भी हम सर्वाइव तो कर ले जाएंगे, लेकिन यदि सभी ऑर्गन प्रॉपर वर्किंग में हैं तो फिर बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अभी कहते दिव्या, रचना जी ने जो ऑर्गन्स के नेम बोले कोई इनकम्प्लीट था उसमें? शायद लिवर नहीं बोला। लिवर नहीं था? हो गया मैं रचना जी सही बोला है? बताता हूँ। लिवर था रचना जी की नहीं था?
बोला था, हाँ ये था। आगे आते हैं ना, इधर स्टमक है और इधर लिवर है राइट साइड में, ठीक और है। फिर लिवर के नीचे गाल ब्लैडर छोटा सा, और उधर अच्छा, पेनक्रियाज एक बार रचना स्टमक। जी, एक बार आप फिर से बोलो सारे नेम, और सब ध्यान से सुनना। बस रचना जी की बात को अगर आपने सब कनेक्ट कर लिया तो सबको हम समझ जाएंगे। कुछ एक मिसिंग हो रहा है रचना जी की बात में, कोई एक ऑर्गन। बोलिए रचना जी, स्टार्ट करिए। मैम मैंने माउथ से नहीं बोला था, मैंने एसोफेगस से स्टार्ट किया था, तो या तो वो मिस्टेक रह गई कि मुझे माउथ से ही बोलना था। इसमें बस टीथ लिपसिंग हुई, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ बोलिए। यहीं से स्टार्ट हुआ, बोलिए फिर एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, राइट साइड में फिर से लिवर। बोलिए, पूरा स्टार्ट करिए, पूरा स्टार्ट करिए। वन एक एक ऑर्गन के नेम बोलिए। मैम मुंह से स्टार्ट हुआ, माउथ, फिर उससे नीचे टंग, टंग, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, और राइट साइड में लिवर, लिवर के नीचे गाल ब्लैडर, और इधर स्टमक के नीचे पेनक्रियाज, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड उसके इधर साइड में जो अपेंडिक्स एंड रेक्टम सबसे एंड में। ठीक है, एनस रह गया, एनस। क्या रहा सर? एनस लास्ट वाला। ठीक, एक वो बचे, अभी भी एक मिसिंग है। टॉपिक इनकम्प्लीट हो गया, बाकी बहुत बढ़िया बताया। अभी भी एक मिसिंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स। वो तो चलो टंग में ले लिया, कनेक्ट हो गया। अभी भी एक मिसिंग है कुछ। देखो सब लोग कितने दिनों से कर रहे हो, है ना? क्या मिस हो रहा बोलो सब। फूड फाइट, वो तो फूड फाइबर, वो एसोफेगस जो आहार नाल है उसमें हो गया। अभी भी दो चीज मिसिंग है। अब देखो, अब हम ऐसी उम्मीद करेंगे, अब ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। ठीक, अक्सर जब हम बताते हैं कुछ, हाँ बोलेंगे, उसमें आएगा ना, रेक्टम उसी में आएगा, एनस कैसे? नहीं वो हो गया, वो सारे बोल दिए। अब इस बार रचना ने एकदम सही बोला है। अभी क्या चीज मिसिंग है यहाँ पर? निवेदिता, हेलो निवेदिता, निवेदिता, एक सेकंड। निवेदिता, क्या हो गया? अच्छा, ये काम किया जा रहा है। चलो चलिए इस बात पर। अब एक बार चलो चलो, बस ये अब शोर मत करो। चलिए, हाँ क्या मिसिंग हो रहा है बोलो फटाफट सब लोग। एक हमारा कोई सिस्टम है, और सिस्टम का एक ऑर्गन है जो मिसिंग है यहाँ पर। अब इतना क्लियर कर दिया, अब झूठ का बोलो। स्प्लीन। वेरी गुड, ठीक है। स्प्लीन सिचुएटेड कहाँ है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। किस साइड है? सब देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए हम बोलते हैं कितना समझदारी से सॉल्व करना होता है चीजों को। किस साइड है, राइट की लेफ्ट है? स्टमक की साइड है, बस ऊपर, लेफ्ट साइड में स्टमक की तरफ। ठीक, स्टमक से थोड़ा सा ऊपर साइड में है। ठीक है, चलिए अभी एक और मिसिंग है। मैम एक और कह रही थी, एक्चुअली जो लंग्स है उसमें एक में 2 लॉब्स है, एक में 3 है, एक का साइज थोड़ा छोटा है, तो शायद वो स्प्लिन आता है, इसी वजह से वो छोटा है कि वो वहाँ एडजस्ट हो रहा है। वो सेटिंग होती है ना, तो जो चीज़ जहाँ उठी होगी, जहाँ नीचे होगी, तो शिफ्ट करने में उसी, जैसे मान लो हार्ट है, तो हार्ट का क्यों बोलते, बहुत सारे लोग बोलेंगे लेफ्ट साइड झुका हुआ नहीं है, हार्ट का शेप ऐसा बना हुआ है। आप अपनी मुट्ठी ऐसे करो, क्या मुट्ठी कभी बराबर हो पाएगी? इसका जो इंडेक्स फिंगर जो है, इसका पार्ट थोड़ा सा नुकीला वाला हिस्सा निकला हुआ लगेगा। ठीक, तो अगर आप बिल्कुल सही से बीचों बीच रखिए तो ऑटोमेटिक तो झुका हुआ नहीं है, उसकी जो पोजीशन है वो इस टाइप की है कि उसका शेप ऐसा बन रहा है वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे। अभी एक और कुछ मिसिंग है। मैम ये देख के बोल रही हूँ, एपिग्लॉटिस कहेंगे क्या, जो वॉल्व है वो भी बताना होता है। गॉल ब्लैडर तो बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, अभी एक क्या, देखो जब हम लोग भोजन अंदर ले जाते हैं तो एक ही जगह है विंड पाइप। ठीक, इसोफेगस तो आहार नाल हो गया, जो भोजन को, विंड पाइप क्या है, वो जगह जो भोजन को और श्वास को ले जाने का एक ही स्थान है। ठीक,
श्वास लेंगे उतने उस क्षण पे, उस मोमेंट में भोजन अंदर नहीं जाएगा, और भोजन अंदर जाएगा तो उस टाइम पर श्वास रुकेगा हमारा। ठीक है, तो पूरा ध्यान में रखना है, जबकि हम लोगों के लिए सबसे यूजफुल यही वाला पॉइंट्स है। अब एक बार पूरे ध्यान से रचना जी बोलिए स्टार्टिंग से। विंड पाइप और फूड पाइप तो अलग अलग होते हैं। एक जो वो होता है ढक्कन होता है, वो एक होता है कि एक बार ही हवा जा रही है और एक वो बंद होता है तो फूड जा रहा होता है। विंड पाइप और फूड पाइप एक ही है। विंड पाइप और फूड पाइप, बस फूड पाइप और उसको अब पहले समझ लें। देखो, एक ये है हमारा गला, ठीक, यहाँ पे ये जो एक, अभी केवल एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, फिर दूसरे पर आएंगे। इसमें क्या है हमारा, जो मान लो कि हमने ये है, यदि हमने सिर्फ फूड को दिया, भोजन लिया, तो ये भोजन को नीचे ले जाएगा। और जिस टाइम पे भोजन नीचे गया है उस टाइम पे क्या नहीं जाएगी, श्वास नीचे नहीं जाएगी। और जिस टाइम पे इसी से श्वास नीचे जाएगा तो अब भोजन नीचे नहीं जाएगा। ठीक, एक समय पर एक काम होगा, एक समय पर एक काम होगा। तो एक समय पर एक काम होने का मतलब क्या हो गया कि ये है हमारा विंड पाइप। अब फूड पाइप, फूड को अगर आप देखें तब तो फूड और विंड एक टाइम पे एक का काम करेंगे। अब जब ईसोफेगस, जैसे फूड पाइप और ईसोफेगस जो हमारी आहार नाल है, वो क्या, वो सीधा सीधा भोजन को नीचे ले जाने के लिए है। ठीक, फूड पाइप जो है, जिसे आप फूड पाइप आप बोल रहे हैं, ईसोफेगस आहार नाल बोल रहे हैं, वो क्या है, वो केवल भोजन को नीचे ले जाने के लिए है। लेकिन आखिर भोजन जाएगा जब आहार नाल से नीचे की ओर जाएगा, तो इसमें एक चीज़ तो है, तो जो एक ही काम एक समय पे कर रही है उसका नाम है विंड पाइप। ठीक, वो ध्यान में रखेंगे। जो लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया सुना है, ट्रेकिया वर्ड, ट्रेकिया विंड पाइप को ही बोल रहे हैं। ठीक, ट्रेकिया किसका नाम है, विंड पाइप का नाम है। ठीक, वो एक समय पर एक ही काम होगा। ठीक है, और दूसरे समय पे यदि दोनों एक साथ होंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों एक समय पर होंगे तो क्या होगा, हाँ, दोनों यदि एक समय पर होंगे तो क्या होगा, ठीक ठीक। मैम कंफ्यूजन होगा, मींस कहाँ क्या जाएगा, बट बेसिक कंफ्यूजन। हाँ, फिर से अब एक बार सुनेंगे सब आराम से। ठीक, देखिए, हमने भोजन लिया, ठीक, पहले एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दूसरा इसमें कुछ नहीं लाएंगे, ना कोई आहार नाल है, कुछ नहीं है, केवल भोजन को अंदर कैसे ले जाना है। ठीक, तो हमने जो भोजन लिया है, जब हमने भोजन को किया, जैसे हम लोग ऐसे करते हैं, एक बार करते हैं, जब भी भोजन करते हैं तो जो हमने ऐसे बंद किया तो उस टाइम पे भोजन जो हमारा विंड पाइप है उससे नीचे जाएगा। ठीक, अब वहाँ से फिर ईसोफेगस आहार नाल शुरू होते हैं। तो और उसी लाइन से फिर हमारा क्या शुरू, एक हमारा जो लंग्स की तरफ है, उधर जो हमारा ट्रैकिया वाली जो पाइप्स है वो उधर जाएंगे, लंग्स से कनेक्ट होंगे, और जो हमारा दूसरा है वो आहार नाल से कनेक्ट होगा। लेकिन वो विंड पाइप को क्रॉस करने के बाद दोनों अलग अलग होंगे जाकर। ठीक, ट्रैकिया के जो पाइप्स हैं वो लंग्स की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे, और जो हमारा दूसरा ईसोफेगस है, आहार नाल, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहा भोजन, तब एक समय पर एक ही काम होगा, बस इतना ध्यान। तो विंड पाइप और ट्रैकिया जो है वो दोनों सेम है। ठीक, विंड पाइप और ट्रैकिया, ट्रैकिया के पाइप जो हैं वो हमारे लंग्स से कनेक्ट होंगे, और विंड पाइप के पास से जैसे थोड़ा सा और नीचे आएंगे, वहीं से हमारा आहार नाल शुरू हो जाएगा जो ईसोफेगस है। ठीक, अब इसको ध्यान में रखें, क्योंकि अभी हम लोग क्या करते हैं, जब आहार नाल के, ईसोफेगस, विंड पाइप, फूड पाइप सब ऐसे लगने लगता है, एक साथ लगता है सारा नॉलेज है। जब अलग अलग वहीं पूछ लिया जाएगा तो सब खुद ही में लगता है नहीं नहीं यही था, फिर यही था, ऐसे कंफ्यूजन आ जाते हैं। ठीक, बोलेंगे मोनिका मैम। मैम फिर इसको ये फेरेंक्स के लिए बोलेंगे विंड पाइप को, क्योंकि वो उससे विंड भी जा रही है और खाना भी, वो वहाँ से शुरू हो रहा है। अब एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम के किसी के पास अपना वो बनाया है, उसमें देखिए क्या क्या ऑर्गन्स लिखे हैं, चेक करिए पहले एक बार जाके। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिसने भी अपना डायग्राम बनाया हुआ उसमें ऑर्गन चेक करिए क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। ठीक, और एक बार अपना ट्रैकिया का मीनिंग देखिए, ट्रैकिया का अर्थ क्या है, बोलेंगे रचना जी।
मैं मुझे ऐसा लगता था लैरिंग्स और फेरिंग्स, फेरिंग्स यानी स्वर यंत्र, जो यहाँ पे जुकाम जब मुझे ज्यादा होता था, यहाँ स्वेलिंग आ जाती है और कुछ भी मैं खट्टा नहीं खा सकती, वो खाते ही स्वेल हो जाता है, तो बोलने में तकलीफ होती है, मीन्स वो स्वर यंत्र हुआ फेरिंग्स। और लैरिंग्स हुआ फिर उससे फूड से रिलेटेड, तो मैं ये सोचती थी कि दो पाइप होंगे और जैसे बोलते हैं ना, खाते हुए बात मत करो खांसी आ जाएगी, और अक्सर होता है अचानक से पानी या कुछ ऐसा ले लिया, जैसे कोई चटपटा रायता खा लिया तो अचानक से खांसी आके वो बाहर जैसे आता है। तो ये भी लगता है कि हाँ एक ही है, तभी वो मना करते हैं, जैसे मैं आद्या को बोलती हूँ बोलो मत, चुपचाप चबा के निकल जाओ। नहीं, अर्थ आपने सही, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो सही समझा है, बस वो मीनिंग कनेक्ट नहीं हुआ प्रॉपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट सही समझा है। ठीक है, अब एक बार सीमा मैम बोलिए, फिर आते हैं मोनिका मैम को। सीमा मैम बोलिए आप फटाफट। दीदी मैं तो जो मैंने पढ़ाया है, जो बुक्स में है, वो मेरे को ये नॉलेज है। माउथ जो बक्कल कैविटी बोलते हैं, जो मुख गुहिका, जिसमें दो चीजें हैं, दांत है और जीभ है, और सलाइवरी ग्लैंड साइड में, ये यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो आपको काल का क्या दिखता है ना, एक मांस का लटका हुआ, वो इपिग्लॉटिस, ठीक है, वहां से एक ही पाइप है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं इस बात को, कि वो उसको फेरिंग्स बोलते हैं, और जो स्वर वाला है वो लैरिंग्स है, जो मेरी नॉलेज में है। ठीक है ना। फिर वो जो कॉमन है, जिसको कॉमन वाला है, वो फेरिंग्स है। फिर वो दो बाइफर्केशन, वो दो काम कर रहा है, वो ढक्कन बंद खुलता रहता है, वो फिर एक ही पाइप है। वो जो खाने वाला काम कर रहा है, ईसोफेगस हो गया, वो विंड पाइप, जो मेरे को पता है कंफर्म। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया जो लंग से कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, वो विंड पाइप से कहाँ से जुड़ रहा है? वो विंड पाइप से नीचे से कनेक्शन जो है वो ट्रैकिया, उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक, विंड पाइप। ठीक है, यही हमने बोला, जो विंड पाइप है विंड पाइप तो कॉमनली बोलते हैं। हाँ, उसको। और ट्रैकिया उसका बायोलॉजिकल नेम हो गया। मतलब हमने अभी यही बोला था ना कि विंड पाइप को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। सबको ध्यान से सुनाई दिया था हमने क्या बोला था? ठीक, यही बोला था। और जो विंड पाइप है, तो विंड पाइप को जैसे अभी हम लोग सिंपल फूड पाइप है, तो फूड पाइप को क्या बोलते हैं? इसोफेगस आहार नाल। ठीक है, फूड पाइप नहीं बोलेंगे, वो तो हम लोग अपनी समझ के लिए ऐसे कॉमन बोल देते हैं, पर वो इसोफेगस आहार नाल हो गया। विंड पाइप क्या हो गया? ट्रैकिया हो गया। अब जो हमारे खाने का, जो भोजन का काम है और श्वास का, वो किस जगह पर प्रोसेसिंग हो रही है? वो कौन सा ऑर्गन है जहाँ पर भोजन नीचे जाना और श्वास का नीचे जाना दोनों एक साथ हो रहे हैं? वो कौन बोलेंगे मोनिका मैम? मैम वो फेरिंग्स हुआ, और जो लैरिंग्स है वो वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, लैरिंग्स वाली तो अभी कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है मैम, जो शुरुआत वाला हिस्सा है उसका, वो उसको फेरिंग्स बोलेंगे। जब वो जाएगा तो वहां पे जाके वो ट्रैकिया बन जाएगा, तो उसके पास मस्कुलर रिंग्स आ जाएंगे जो कार्टिलेज से बने हुए होते हैं, और फिर वो डिवीजन हो जाएगा दोनों लंग्स की तरफ। ठीक है, अब ये बताइए, जो हमने अभी बताया इसमें क्या कंफ्यूजन रहा? दीदी आपने बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बहुत अच्छे से बता दिया। हम लोग साइंटिफिकली बायोलॉजिकली बता रहे हैं, बस ये फर्क है। वो सही है, पहले तो हम लोग उसे कॉमन में देख ले, कम से कम अगर वो साइंटिफिक नेम वहाँ ना याद रहे तो अपनी बात तो समझा दे। ठीक, जैसे अभी हमने सारी चीज़ें पूछी, हमने कल भी बोला था, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले जब हमें कोई बात करनी है, सिंपल हमें उसको समझाना आना चाहिए, फिर उसके बाद वहीं पर आखिर हम लोग ऑर्गन्स जो वहाँ पर नेम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि हमें जो साइंटिफिक नेम है वही यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, जो हमारा विंड पाइप है वो दो काम एक समय पे करता है, लेकिन यदि दो काम एक समय पे कर रहा है तो काम उस टाइम पर दोनों काम उसको दिए गए हैं, तो एक टाइम पर अगर हमने श्वास ली है तो भोजन उस समय पे रुकेगा, और भोजन लिया है तो श्वास रुकेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा था कि जो विंड पाइप को या जो हमारा ट्रैकिया है उसका नाम लेना आवश्यक है, क्योंकि वो भी भोजन से कनेक्टेड है हमारा। फिर हमारा लंग से जो विंड पाइप है, तो ट्रैकिया का कनेक्शन लंग से हो गया, और जो हमारा ईसोफेगस है, तो फूड पाइप के बाद जो भोजन है, ईसोफेगस आहार नाल से हमारे कहाँ आएगा? स्टमक में आ जाएगा। ठीक,
स्प्लीन क्या कर रहा है, स्प्लीन का वैसे कोई रोल नहीं यहाँ पर, लेकिन स्प्लीन क्या है, हमारा एनर्जी चैनल है। ठीक, दूसरा स्प्लीन क्या है, जितने हमारे सेल हैं उनको ब्लड बैंक भी स्प्लीन को कहा जाता है और ग्रेवयार्ड भी स्प्लीन को कहा जाता है, कब्रिस्तान भी स्प्लीन को बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें क्या हैं, वो सब वो कहाँ, दोनों ही जो ये वर्किंग प्रोसेस हो रही है, प्रोसेसिंग, इन सब का जो कार्य करने वाला स्प्लीन है वो सिचुएटेड कहाँ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जबकि पार्ट किसका है, लिम्फेटिक सिस्टम का। ठीक, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि इस कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में सिचुएटेड है। ठीक, लेकिन वो उसका है नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम में सिचुएटेड है, मतलब स्थित है वहाँ पर वो उसका है नहीं पार्ट वहाँ पर। तो ये ध्यान में रखना। जैसे मान लो अभी हम लोग टॉन्सिल्स है, किसका पार्ट है टॉन्सिल्स हमारे, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का। तो टॉन्सिल हमारे कहाँ है, ये है, यहाँ से गले से स्वेलिंग कहाँ आती है, ये, और यहाँ से यहाँ कानों के पीछे। जब भी यहाँ टॉन्सिल जब फूलते हैं आपके, तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, कान के साइड में होती है। इसीलिए जो टॉन्सिल्स के पॉइंट है वो कौन से हैं, जो जस्ट ये कान में ईयर रिंग पहनते हैं, इसके नीचे 2 उंगली रखिए और इसको रब करिए, टॉन्सिल्स के पॉइंट हैं। इनको आप प्रॉपर रब करिए, जीवन में कभी टॉन्सिल नहीं हो सकते हैं, कुछ भी हो, कोई भी मौसम हो, कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये करते कभी, नहाने के समय, जिस समय शरीर पे पानी डालने जा रहे हैं, बस उससे पहले। ठीक है, तो ये हमने क्या अभी देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा। ऐसे ही जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे साइंटिफिक नेम के साथ साथ पहले उनके कॉमन नेम देखेंगे या कॉमन उनकी देखेंगे कि वर्किंग कैसे हो रही है, फिर उसके बाद उनके साइंटिफिक नेम के साथ उन्हें कनेक्ट करेंगे। और कोई भी पार्ट जो हमारे जिस सिस्टम में कहीं से भी कनेक्ट हो रहा है, कहीं से भी सपोर्ट कर रहा है, उसको भी हमें बोलना होता है। ये नहीं सोचेंगे कि नहीं इसको बोलना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बोलेंगे पढ़ो। मेरे को जो समझ में आया कि हमने नाक से सांस ली तो वो एक कॉमन पैसेज में गई और मुंह से हमने भोजन लिया, वो एक कॉमन एरिया में गया। तो एक जो कॉमन एरिया होगा वो फेरिंग्स हो गया। फिर ये फेरिंग्स जो होता है वो आगे जाकर के आपका ट्रैकिया में यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, और एसोफेगस जो है वो आपका फूड के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में करना। तो ये है 2 अलग अलग चीजें जो मेरे को डायग्राम देख करके और चीज समझ में आ रही है। तो जो फेरिंग्स वाले एरिया, वहां पर आपका सांस से वो सांस भी गई और फूड भी गया, वो एक कॉमन एरिया हो गया दोनों का। उसका नाम क्या लेंगे, उसको फेरिंग्स बोल रहे हैं, फेरिंग्स बोलेंगे। फिर विंड पाइप किसको बोलेंगे, फिर विंड पाइप वो आगे जाके 2 पाइप्स में डिवाइड हुई। जो विंड पाइप हुई, ट्रैकिया हो गया। विंड पाइप और ट्रैकिया एक ही बात हो गई। रेस्पिरेटरी, विंड पाइप और ट्रैकिया दोनों एक ही है। ठीक है, हाँ। और एसोफेगस अलग चीज हो गई, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। आगे क्या होगा फिर, जब वो फेरिंग्स में ना एक ढक्कन हुआ, जब हमने खाना खाया तो वो वाला ढक्कन खुलेगा, लेकिन वो सांस वाला जो है वो बंद कर देगा। अब यानी जो ट्रैकिया के लिए जहां से हमारे को सांस जानी, वो वाले को बंद करेगा। फूड एसोफेगस में चला गया, खाना खा लिया, अब उसने एसोफेगस वाले को बंद किया, जो एसोफेगस की एंट्री है उसको बंद किया, और विंड वाले को, ट्रैकिया वाले को, विंड पाइप वाले को ओपन कर दिया, तो वहां से सांस चली गई। जब हम खा भी रहे हैं और हम बोल भी रहे हैं, तो दोनों काम करने में क्या हुआ कि वो जो ढक्कन है, जब वो फूड गलती से हमारा ट्रैकिया वाले विंड पाइप में जाएगा अगर, तो हमें खांसी आ जाती है या फूड बाहर आने लगता है, क्योंकि वो गलत पाइप में जा रहा है, क्योंकि हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ट्रैकिया यानी विंड पाइप और एसोफेगस 2 अलग अलग पाइप्स हो गए। अभी तक हम लोगों ने पूरी कहानी में यही पढ़ा है, ट्रैकिया अलग पाइप है और वो अलग है। बस इसमें काम क्या हो रहा है कि यदि हमारा फेरिंग्स है, जिसका जो ढक्कन खुल रहा है, वो ढक्कन खोलने का काम कर रहा है। अब वो जो हमारा ट्रैकिया है और जो एसोफेगस, ट्रैकिया लंग से कनेक्टेड है,
और वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट है, ठीक है। अब जिसमें जैसे ही हमारा भोजन अगर एक समय पर, हमने वही अभी बात बोली कि जो सब लोग वही बोल रहे हैं अपने अपने शब्दों में, ठीक है, तो भोजन की तरफ अगर श्वास चली गई, श्वास की तरफ भोजन चला गया, तो बस वो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर देंगे। तो समस्या कहाँ आ रही है, आती है जैसे ही फेरिंग से भोजन किसकी तरफ चला गया, विंड पाइप की तरफ चला गया, ठीक, जो ट्रैकिया है, तभी तो समस्या है। तो जहाँ प्रॉब्लम, तो हमने अभी आपसे क्या कहा था कि कौन सा पॉइंट कनेक्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ट्रैकिया या विंड पाइप को कनेक्ट करेंगे, यहाँ फेरिंग्स लैरिंग्स को कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक, ये बात क्लियर रखेंगे सब, ठीक, बस इतना ही केवल ध्यान में रखना, बाकी चीज़ें सबकी सही है, किसी का कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब सबको क्लियर हो रहा है, चलिए अपर्णा मैम एक बार आप ही बोल दीजिए जो भी इन्होंने बोला है, रचना जी ने सारे पॉइंट्स बोलिए, बस फाइनल करें इसको, फिर आते हैं अपने पॉइंट्स पर। डाइजेस्टिव सिस्टम के कह रहे हो ना? पूरे बोलेंगे जितने अभी हम लोगों ने लास्ट क्लियर किया है, बोलिए। सबसे पहले हमारा माउथ होगा, माउथ के बाद में फिर टंग होगी, टंग में ही साइड में सलाइवरी ग्लैंड्स होंगी, और उसके बाद में फेरिंग्स होगा, फिर एसोफेगस होगा जो हमारा फूड पाइप है, वहां से स्टमक, स्टमक से लीवर होगा, गॉल ब्लैडर होगा, और इस साइड में हमारा पैनक्रियाज और स्प्लीन होंगे। फिर यहाँ से हमारा फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में एक अपेंडिक्स करके होगा, यहाँ से हमारा फूड जाएगा रेक्टम की तरफ, और फिर एनस से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए अब इसकी प्रोसेसिंग जो होगी उसको बाद में पढ़ेंगे, चलिए, ठीक। लाइसोसोम का एक पॉइंट हम लोगों को कल का क्लियर करना है, बस 2 से 5 मिनट में पहले करेंगे। जो हमारे लाइसोसोम है, इनको जो इनका जो काम है, कल एक तो हमने देखा था कि सेल जब मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं और उस समय यदि फास्टिंग की गई है, तो ये जो लाइसोसोम है ये क्या करते हैं, उनको जो एक्सेस सेल हैं उनको क्या करते हैं, खा लेते हैं, मतलब डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर ये खुद भी अपने आप को नष्ट कर लेते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जब हम लोगों का किसी का सेल, मान लो कि सेल डेवलप ही नहीं हो रहे हैं, ये सेल एक्सेस डेवलप हो गए, तो एक्सेस जब सेल डेवलप हो गए हैं किसी का, तो एक हम लोग पढ़ते हैं लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। ये लिपिड प्रोफाइल क्या है किसी का भी, लिपिड प्रोफाइल एक वर्ड सुनते हैं दो, ये क्या है? मैम ये कोलेस्ट्रॉल चेकिंग के लिए, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है तो लिपिड चेक किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ लाइसोसोम क्या करेंगे? वहाँ लाइसोसोम क्या करेंगे? सब अपना कॉमन सेंस लगा के बताओ, बता लेंगे क्या करेंगे वहाँ पर। मैम वही के कोलेस्ट्रॉल जब भी बढ़ता है जब डाइट हैवी ले ली और फिजिकल मूवमेंट ज्यादा नहीं हो रहा है, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और वो गुड एंड बैड दो जो होते हैं। अब अगर कोई फास्टिंग की जाएगी तो फिर शायद अच्छा, सब बताओ समझ के कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, कहाँ से बन रहा है, या कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लाइसोसोम फिर क्या रोल प्ले करेंगे। कोलेस्ट्रॉल है क्या, पहले तो ये क्लियर कर लें। मैम फैट बढ़ जाना मींस वो बैड वे में फैट का बढ़ जाना, ब्लड का फैटी वैसा हो जाना। और बताओ, सब समझ के सब लोग आंसर दो, ताकि ये पॉइंट कल क्लियर नहीं हुआ था, अभी जस्ट याद आया हमको। और क्या हो सकता है लाइसोसोम में? बाकी के सब लोग बोलेंगे।
कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारी जो आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, वहां पर उन आर्टरीज की अंदर वाली वॉल में जाकर के जो फैट होता है वो जम जाता है। तो उससे क्या होता है, वो पैसेज जो होता है वो हमारा नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ब्लड का फ्लो पूरा तरीके से हार्ट की तरफ नहीं जा पाता। जो बैड हमारा ऑयल है या कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम बोलते हैं, वो जमता है। तो वो जब पूरा ब्लड का फ्लो नहीं जाएगा तो हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाएगा और पूरी बॉडी को ठीक से पूरा ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। ये तो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो लाइसोसोम जिसको हम कह रहे हैं कि सुसाइडल बैग होता है या ये सेल्स को खाता है, तो लाइसोसोम अगर हम सही तरीके का फैट नहीं लेते हैं तो वो जो ये फैट है जो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में हमारी आर्टरीज में जमा हो रहा है उसको खा नहीं पाएगा अगर लाइसोसोम ठीक से काम नहीं करेगा। तो सब अपने अपने, दिव्या बोलो, सीमा मैम बोलिए। दीदी, लाइसोसोम में विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो बहुत जटिल चीजों को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो बताई जा रही है, तो जो कोलेस्ट्रॉल अगर ये लाइसोसोम काम नहीं कर पा रहे हैं तब तो वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, वो ब्लॉक हो गई आर्टरी। लेकिन जिस कंडीशन में ये, जब मान लीजिए हम फास्टिंग कर रहे हैं तब ऐसा होना कम होगा, क्योंकि वो जो एंजाइम्स हैं वो उस फैट को भी क्या कर रहे हैं और छोटे छोटे फैटी एसिड्स में और इन सबों में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है कोलेस्ट्रॉल के बारे में? देखो, इस सिंपल सा पहले समझ ले कोलेस्ट्रॉल क्या है। यदि हमारे पास एक पतला सा पाइप है, उसमें से पानी को मूव कराना हो तो फास्ट मूव हो जाएगा। चाहे आप इधर से ऊपर से नीचे करिए, नीचे से ऊपर करिए, जिधर भी घुमाएंगे पानी आराम से निकल जाएगा। लेकिन उसी पानी में यदि हमें घी को या ऑयल को, घी तो छोड़ दो, ऑयल को करना हो, घी अगर मेल्ट फॉर्म में है तो फिर उसको भी सबको साइड में एक दूसरे के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करना हो, डालना हो, तो पानी और ऑयल में क्या जल्दी होगा मूव? किस चीज़ को आराम से आसानी से ऊपर नीचे पहुंचाया जा सकता है? पानी को पहुंचाया जा सकता है। तो जब हम लोग भोजन लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि देखो फिर इस तरह की क्लासेस जल्दी होती नहीं। ये सब डेप्थ वाले पॉइंट्स हैं जो हमारे पेपर को कनेक्ट करते हैं। जब हम लोग जो भोजन ले रहे होते हैं, यदि उसमें फाइबर नहीं होता है, उस भोजन में फाइबर की मात्रा सही नहीं है, तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाए। अब ये कोलेस्ट्रॉल है क्या? जो हमारा जो ब्लड में, ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए? एक हेल्दी व्यक्ति का ब्लड का पीएच 7.4, ठीक, 7.4 हो। 7.4 का मतलब क्या है? ब्लड कैसा है हमारा? एसिडिक है या एल्कलाइन है? एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन है, उसके अंदर है। तो जब हमारा जो हमने फाइबर वाला भोजन लिया है तो वो ब्लड कैसा बन रहा है? 7.4 वाला जा रहा है, ठीक। अब उस ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, भले ही हमने कुछ भी खाया हो। यदि हमने ऑलरेडी पहले सुबह सुबह हमने नारियल की चटनी खा ली है, आंवले का जूस ले लिया है, ठीक है, और हमने स्प्राउट्स ले लिए हैं, अब इसके बाद आप शाम को हैवी भोजन खा लीजिए, जाके एसिडिक वाला भी खा लीजिए। लेकिन क्या होगा? सुबह आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, सही ढंग से साफ होगा लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों होगी? क्योंकि जो लेयर्स थी उसमें फाइबर था ऑलरेडी, ठीक। तो ऐसे ही जो हमारा, जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ रहा है? जब उसमें एल्कलाइन की जगह एसिडिक फूड अधिक जा रहा है, वो कुछ भी हो। अब जब एसिडिक फूड अधिक होगा तो जो ब्लड हमारा एल्कलाइन वाला था, जो जल्दी से ऊपर नीचे सारी आर्टरीज में मूव कर सकता था, जा सकता था, अब वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो गाढ़ा हो जाएगा। मतलब ब्लड में एक गाढ़ापन आ गया। कई बार देखा होगा पानी में अगर ऑयल या घी डाल दो तो किस तरह का बनता है, ठीक। तो वो ब्लड में हो गया। अब जब ब्लड में गाढ़ापन आएगा, मीन्स एसिडिक हो गया, ब्लड थिक हो रहा है, तो अब जो पाइप्स हैं जहाँ से आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज से निकल रहा है वो आसानी से नहीं निकल पाएगा, ठीक। तो कोलेस्ट्रॉल का मीन्स हो गया ब्लड में
ऑयल का मिलना, ठीक, कोई भी ऑयल का मिलना, फैट की जगह बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि जो भी ऑयल है, और वो भी कैसे ऑयल जो खराब है। अच्छे ऑयल होंगे तो वो तो कुछ प्रॉब्लम, इनमें तो एसिडिक है। अभी अच्छा मस्टर्ड ऑयल लीजिए, वो तो इतना वो सारी एल्कलाइन उसमें होता, क्षारीय तत्व हैं कि वो आराम से मूव करेगा। तो जो चीज़ें, जो ऑयल अच्छा नहीं है, एसिडिक में काम कर रहा है, वो ब्लड को गाढ़ा कर देगा। अब दूसरे साइड में देखिए कि यदि ब्लड को गाढ़ा हो रहा है तो इसमें कौन सा ऑर्गन रोल प्ले कर रहा है? हमारा लीवर रोल प्ले कर रहा है। लीवर से यदि सही ढंग से बाइल जूस सिक्रेट हो रहा हो, बाइल क्या है? पित्त है। वो यदि सही, पित्त क्या है? अग्नि तत्व, अग्नि तो हर चीज़ को पिघला देगी, ठीक है, मेल्ट कर देगी। तो लीवर से यदि प्रॉपर बाइल जूस गॉल ब्लैडर में आ रहा है और वो सिक्रेट हो रहा है भोजन को पचाने में, तो यदि वो प्रॉपर लीवर ने बाइल जूस को सिक्रेट नहीं किया है और जो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस है उसने अच्छे ढंग से ब्लड में काम नहीं किया है, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है? ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल। और यही कोलेस्ट्रॉल यदि जमा हो रहा है तो इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। दूसरा, धीरे धीरे करके हार्ट की तरफ यदि अधिक टाइम हो गया तो ब्लॉकेज आ जाएंगे वहाँ पर, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में कहीं पर भी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कोलेस्ट्रॉल है क्या, बन कैसे रहा है, इसके लिए कौन से ऑर्गन जिम्मेदार हैं और कौन सा फूड जिम्मेदार है, ठीक। तो फूड के, यदि सही फूड है तो हमारा लीवर सही काम करेगा, सही फूड नहीं है तो लीवर सही काम नहीं कर रहा है, लीवर सही काम नहीं कर रहा है तो गॉल ब्लैडर में पित्त, बाइल सिक्रेट नहीं हो रहा है, बाइल सिक्रेट सही नहीं होगा तो लीवर, जो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे ब्लड में गाढ़ापन आया है, जो हमने खराब भोजन लिया है या जो भी हमने रिफाइंड मैदा को ऐसा भोजन लिया है, तो वो सबको क्या करेगा, यदि उसमें से बाइल जूस सही मात्रा में सिक्रेट हो जाता तो वो उसको मेल्ट कर देता, ठीक। पूरा जब तक ये छोटी छोटी चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सब कुछ आएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। तो पूरे ध्यान के साथ समझ लेना है कि ये क्या है। और जो हमारा ये है लाइसोसोम है, ये क्या करते हैं? लाइसोसोम, जब हम भोजन नहीं लेते हैं जितने टाइम तक, और कब लाइसोसोम काम करता है? जब तेज भूख लगने पर भोजन ना लिया हो, तेज भूख लगने पर भोजन ना लिया हो तो लाइसोसोम जैसे अदर चीज़ों को डाइजेस्ट करता है वैसे उधर भी डाइजेस्ट कर देगा जाकर। जो एक्सेस हमारे ब्लड में चीज़ें ठीक नहीं है उनको खत्म कर देगा। और फिर क्या होगा? जो लीवर है वो प्रॉपर से बाइल जूस सिक्रेट कर देगा। इसी को दूसरे शब्दों में ले ले, जो अभी हमने लिपिड प्रोफाइल पूछी थी, अब कोलेस्ट्रॉल पूछा, इसी को दूसरे में ले, फ्री रेडिकल्स। ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। फ्री रेडिकल्स क्या है कि बहुत बार हमने बताया फ्री रेडिकल्स क्या है और एंटीऑक्सीडेंट क्या है, सॉरी ऑक्सीडेंट क्या है और फ्री रेडिकल्स क्या है हमारी। सब बोलेंगे फ्री रेडिकल्स क्या है और हमारे एंटीऑक्सीडेंट क्या है। ये कौन कौन से हैं? अब सब सही ढंग से प्राणायाम करेंगे नहीं, अब हम 5 दिन के लिए अपने घर ही बुला लेंगे सबको, पूरे टाइम बस थोड़ा बहुत खाना दिया जाएगा, उसके टाइम प्राणायाम, उसके अलावा बस प्राणायाम करवाएंगे हम केवल, ठीक। देखो, फ्री रेडिकल्स जो हमारी कैंसर की सेल्स हैं वो सब फ्री रेडिकल्स हैं, ऑक्सीडेंट भी वही है, तभी हम लोग बोलते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट फूड लें, ठीक। फ्री रेडिकल्स भी वही है। जब जब हमारे शरीर में जिस जगह की सेल एक्सेस मल्टीप्लाई होने लगे उन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, उन्हें ही बोलते हैं ऑक्सीडेंट। तो इनको सही करने के लिए क्या लिए, योग में सब में अपनी अपनी प्रैक्टिस है कि कहाँ क्या करना है। तो फूड और फ्रूट्स में क्या लेना है, ऐसे फ्रूट्स लेने हैं या ऐसा फूड लेना है जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट हो, मतलब उनको कम करता हो। तो इसलिए सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हो सकते हैं? आज पहले अपने नाम लिखिए, सब्जी के साइड नाम लिखिए, फ्रूट्स लिखिए, एक साइड फूड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ऐसे लिखिए।
आपको ऐसा लगता है कि हम लोग पढ़ने चलते हैं हमको इतनी सारी डीप में चीज़ें क्यों? पता है, अगर हम लोग ने ऐसे अभी भी जिस स्टेज में सही ढंग से चीज़ों की स्टडी नहीं की, तभी हम बोलते हैं एक आसान काम जो आप लोग को देते हैं कि कम से कम ऑर्गन्स, डायग्राम, ये सब आप अपने आप से बनाकर रेडी कर लो। ये वाली चीज़ जो समझने की है वो उनको हम यहाँ पर सही से करवा दें। ठीक है, देखो जब भी हमारे जो फ्रूट्स की बात करें, कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट मोस्टली हैं, लेकिन कौन कौन से जो बहुत फास्ट काम करते हैं? ऑरेंज, कीवी। देखो एक सरल कर दे एक आंसर इसको देने में, ताकि सबका माइंड एक्टिव हो जाएगा। जिन फ्रूट्स में मीठापन भी हो और खट्टापन भी हो। मैम कोकोनट भी आएगा ये? हाँ, कोकोनट भी आएगा। ठीक है, कोकोनट क्यों आएगा? क्योंकि पूरा फाइबर है वहाँ पर, और चीज़ें तो हैं ही, और उसके अलावा पूरा फाइबर है वो कंप्लीट। ठीक, बोलेंगे सीमा में? एप्पल। हाँ, एप्पल एप्पल करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बात? जिनमें खट्टापन भी हो हल्का सा और मीठापन भी हो। अनानास फास्ट काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। और देखिए कौन सी? स्ट्रॉबेरी फास्ट बोलते हैं। 15 डेज कोई स्ट्रॉबेरी ले ले तो उसकी पूरी नई सेल जनरेट हो जाती है। ठीक है, चलिए और कोई फल अभी फ्रूट्स में? नाशपाती, पाइनएप्पल, अनार। लेकिन अनार का जूस, पूरा अनार नहीं, क्योंकि इसमें जो बीज होते हैं वो बहुत बार नुकसान करते हैं। अमरूद भी एंटीऑक्सीडेंट में आता है, लेकिन बीज हटाकर, बीज को हटाकर। चलिए, ये हमने क्या देखा? फ्रूट्स में देखा। अब देखते हैं हम लोग, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मेरी तरफ से कुछ साउंड नहीं। का माइक ऑन। अच्छा, हरदीप भैया माइक म्यूट कीजिए। हेलो हरदीप भैया। ओके, फिर हमको पता। ठीक है, चलिए। फिर और हमारे एंटीऑक्सीडेंट क्या हो सकते हैं फूड में? जो अन्न वाला भोजन लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? स्प्राउट्स सबसे पहले। ठीक, उसमें भी स्प्राउट्स में मेथी और मूंग, मेथी और मूंग, ये पूरा एंटीऑक्सीडेंट है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं? चना भी होगा। हाँ, चना भी होगा, चना होगा, लेकिन चना उतना नहीं है जितना मूंग और मेथी है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत फास्ट काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, और ये क्या इतना हेल्दी है, इसको यदि आपने सही से डेली कुछ दिन ले लिया तो फिर हमारी नई सेल जनरेट होती है। ठीक है, चलिए अब और क्या चीज़ें हो सकती हैं? जितने हमारे मोटे अनाज हैं, बाजरा, मकाई, जौ एंटीऑक्सीडेंट में सबसे अच्छा काम करता है। ठीक, फिर ज्वारी का पानी है वो भी यही काम। जौ का जो पानी होता है, हाँ वेरी गुड अंजू, ये तो हम यहाँ पे कुछ लोगों को करवाना शुरू कर रहे हैं कि जौ का जो पानी होता है, कितना भी किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो, उसको जौ का पानी बस 1 चम्मच जौ कांच के गिलास में धुलकर रात में डाल दीजिए, उसको ढककर उसका सुबह पानी पी लीजिए। कितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो, कितना भी कफ की समस्या कितनी भी सीवियर हो किसी की, उसको आप देना शुरू करिए, बहुत फास्ट काम करता है। बस अगर ठंड का मौसम है तो सुबह के समय उस पानी को इतना वार्म लिक्विड फॉर्म में कर, मतलब उसको ल्यूक वार्म कर ले कि गुनगुना हो जाए, क्योंकि बहुत ठंडा नहीं लेना जिनको कफ प्रकृति वाले हैं, तो क्योंकि पाचन तंत्र की जो जठर अग्नि को वो इतना स्ट्रांग करता है तो कफ मेल्ट हो जाता है वहाँ जाकर। तो सारे जो मोटे अनाज हैं वो सब हमारा एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, और स्प्राउट्स में मूंग मेथी को हमने बोला कि ये काम करते हैं। चलिए अब आते हैं वेजिटेबल्स की तरफ, कौन कौन से काम करते हैं। और हाँ, अभी वेजिटेबल्स में गाजर है हमारी, जितने सैलेड वाली चीज़ें हैं सब एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहे हैं। गाजर, मूली, ठीक है, और भी ब्रोकली को बोलते हैं, लेकिन वो है उपलब्ध जो हम लोगों के यहाँ नॉर्मली उपलब्ध है, उनकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं। टमाटर, हाँ टमाटर भी काम करता है। ठीक, मैम चुकंदर, ठीक है, चुकंदर को बस ये ध्यान रखना होता है, जिनको
स्टोन बार बार बन रहे हों उनको चुकंदर बहुत कम मात्रा में लेना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं। और सब्जियों में क्या है, लौकी एंटीऑक्सीडेंट का पूरा काम करता है। हाँ, पालक मैम, लेकिन लौकी पालक से भी ज़्यादा काम करती है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये सब हम देख रहे हैं। जैसे लगता है ना, लौकी और तरोई की सब्जी कई बार एसिड बनाती है, लौकी नहीं बनाती कभी भी। ठीक है, तो इसलिए जिन लोगों को एसिड बहुत बनता हो वो थोड़ा सा तरोई की सब्जी खाने से बचे। थोड़ा बहुत कभी खाना है तो कोई बात नहीं, लौकी हमेशा फ़ायदा करती है। ठीक, तो ये हमने क्या देखा, ये हम देख रहे थे वेजिटेबल्स में। अब देखते हैं, अभी वेजिटेबल्स में और भी चीज़ें, सॉरी अभी तो फूड में थे, अब वेजिटेबल्स में आए हैं। अब इस वेजिटेबल्स में और क्या चीज़ें हो सकती हैं। खीरा हो गया। ठीक है, मतलब जो सैलेड वाली जितनी चीज़ें वो सब इसमें आ जाएंगी। आलू नहीं आता है। ठीक है, जो सब्जियां जमीन के अंदर उगती हैं वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती हैं। इसीलिए जो जैनी लोग हैं वो ऐसी सब्जियों को अवॉइड करते हैं। ठीक, जैनी लोग मोस्टली अवॉइड करते हैं। उसमें से गाजर मूली भी आते हैं, तो वो कुछ जगह तो फ़ायदा, लेकिन गाजर मूली फ़ायदा तो करते हैं, पर हम लोगों का माइंड इतना अच्छा है कि हम लोग गाजर को खाते हैं, जबकि गाजर और मूली खाते कैसे, उनके पत्तों के साथ लेते हैं। ठीक, जो आयुर्वेद है इसमें क्या खाने का है कि पहले तो आलू और ये जो अंदर वाली चीज़ों को अवॉइड करते हैं, फिर उसमें बताया जाता है कि यदि हमें खाना है गाजर मूली चुकंदर ऐसी जो सब्जियां हैं तो इन्हें लेना कैसे है, जितना वो जो जिस फॉर्म में उनके ऊपर वाले जो पत्ते हैं उसके साथ लेना है। जूस बनाए तो उनके साथ, जैसे मूली है, मूली को कब डाइजेस्ट होती है, जब मूली के पत्ते भी उसमें पड़े। कितने भी कफ की समस्या किसी को, 15 दिन उसको मूली के पत्तों की सब्जी खिला दो, उसका कफ ठीक हो जाएगा। आप जिस दिन पत्ते की सब्जी, मूली के पत्ते की सब्जी लोहे की कढ़ाई में डे 1 से खाते हैं, आप देखेंगे आपका कफ मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इतना उसमें फाइबर है कि वो होता है ना, खरोच करनी चाहिए किसी चीज़ को, गंदगी को बाहर कर देना। ठीक, चलिए, तो ये हम लोग देख रहे थे वेजिटेबल्स में। और फिर इसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिंजर, अदरक, ठीक, नींबू, आंवला, ये सब क्या है, सब एंटीऑक्सीडेंट है हमारे। तो ये हमें पूरा ध्यान होना चाहिए कि कौन से फल हैं, कौन से फ्रूट्स हैं, कौन से फूड हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो क्लियर अगर हमको पता है कि किसको क्या यूज़ करना है। अब इसी में बात करें हम लोग, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, तो सबसे अधिक ड्राई फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। अखरोट, मैम खजूर भी आएगा क्या। सबसे अधिक क्या काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। किशमिश, मैम मुनक्का, हाँ किशमिश, मुनक्का, फिर खजूर आएगा, इन दोनों के बाद अंजीर आएगी, अखरोट वगैरह यदि साथ में खाते हैं, किशमिश या खजूर मुनक्के किसी के साथ, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा उतना फ़ायदा नहीं करते हैं जितना इन्हें करना चाहिए। क्योंकि इन सबको देखेंगे खाकर, जैसे मुख में रखेंगे तो बहुत चिकना होता है ये। ठीक है, तो इनके साथ वो चीज़ें लेनी है जिनमें फाइबर अधिक है। बोलेंगे सीमा में। दीदी ये बात ठीक है कि अंजीर को अगर पानी में भिगो के डायबिटिक पेशेंट लें तो वो नुकसान नहीं करती है। डायबिटिक पेशेंट अंजीर को सिंगल ना ले, अकेले ना ले, कुछ और अंजीर की जगह कोशिश करें तो किशमिश ले, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, भिगो के। हाँ, अंजीर फायदा करती है सबसे अधिक जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, ब्लड की समस्या है। ठीक है, उनको अंजीर फायदा करती है। कोलेस्ट्रॉल की जिनको प्रॉब्लम्स है, किसी को भी स्पाइन की कितनी भी लंबे समय से प्रॉब्लम हो, अंजीर को आप पानी में भिगो कर लेना शुरू करिए, आप देखें फास्ट रिकवरी होती है। क्योंकि जो अंजीर का शेप है, अगर आपने प्रॉपर देखेंगे कभी यूट्यूब में डालकर, जो हमारा स्पाइन का शेप जैसा है उसी फॉर्म में बनी हुई है। ठीक है, वर्टिब्रेस जो हम लोगों की हैं, एक एक उसके ऊपर जो जैसे सेटिंग है, बस उसी तरीके से उसको बनाया गया है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि ये हमारे सब क्या हैं, 3 चीज़ें फिर ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेंट,
फ्री रेडिकल्स, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ये सब को ध्यान में रखना है। ये सब क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और इनके सॉल्यूशन के लिए ये जितने अभी सामने अभी हम लोगों ने इनका एक डायग्राम बनाया है, इसको प्रॉपर सेट कर लेना कि हमें कौन सी डाइट। फिर इन सब के माध्यम से क्या होता है कि और भी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, कहीं जो भी हमें भोजन लेना है उसको भी आप डिसाइड कर लेंगे। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और कर लें, जो हमारा योग और प्राणायाम है वहाँ क्या करेंगे, तो षटकर्म में लेंगे कुंजल। षटकर्म में 1 वे कुंजल काम करता है। ठीक, फिर योग में प्रैक्टिस कौन सी करेंगे जो हमें इसको ठीक करने में सपोर्ट करे, वज्रासन और शशांकासन। वज्रासन और शशांकासन। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। चलिए, ठीक है। ठीक, तो ये हम लोग ने अभी क्या देखा, अब समझ में आ गया कि अब लाइसोसोम कैसे काम करेंगे यहाँ पर। ठीक, और यदि हमने अपनी डाइट को भी सब ठीक कर रखा है और फास्टिंग भी कर लिए, डाइट भी सही की है और फास्टिंग भी की है, तो लाइसोसोम अपना पूरा काम कर देगा। मान लो किसी चीज़ को ठीक होने में कोई समस्या है, उसको 6 महीने टाइम लग रहा है, आपने डाइट को ठीक भी कर लिया और फास्टिंग भी कर ली, दोनों काम किया, तो 6 महीने की समस्या को 2 महीने में ठीक कर लेंगे। ठीक है, बस ये रोल प्ले करेगा। और जितने हमारे बॉडी में अगर न्यूरो से संबंधित और मेंटल हेल्थ से संबंधित, जो हमारा मेंटल का पार्ट जो ब्रेन से कनेक्ट हो रहा है और एक पूरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहा है, यदि इन दोनों को छोड़कर कोई भी समस्याएं होती हैं तो उसके लिए कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार है, लिवर जिम्मेदार है। ठीक, इसीलिए लिवर को क्या बोला जा रहा है, सेकंड ब्रेन बोला जा रहा है। ठीक, पूरा एक कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो कि कहाँ से कहानी शुरू होती है, कहाँ से खत्म होती है, किसके लिए क्या कनेक्ट हो रहा है। पढ़ने का मतलब ये तो अब कोई हम लोग 5th 8th की क्लास में नहीं है कि बस जो लिखा है उसको पढ़ दिया हो गया। ठीक, क्योंकि आप सब पढ़ कर जाएंगे, क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, ये आपको फिर बता दे रहे हैं। आप सब पढ़ कर जाएंगे, क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, लैंग्वेज वहाँ चेंज होगी क्वेश्चन की। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अच्छा, अब हम लोगों के पास टाइम थोड़ा सा है, पहले तो वो करते हैं, जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टिश्यूज़ कितने प्रकार के हैं? टिश्यूज़ हमारे कितने प्रकार के हैं? हमको लग रहा है प्राणायाम से सब समाधि में चले गए, ऐसी फीलिंग आ रही है। 4 प्रकार के। दिव्या क्या बोला? 4 है। ठीक, कौन कौन से? बोलो। उपकला और संयोजी ऊतक और मांसपेशी और तंत्रिका ऊतक। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये 4 टिश्यूज है। एपिथेलियल टिश्यूज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैम, ये शरीर के बाहरी जो होती है सतह, उसको ढकने का काम करता है। ठीक है, और बाहरी सतह चाहे वो हमारे शरीर की हो या फिर, 1 मिनट सब बंद करेंगे, किसका माइक ऑन हो रहा है? बाहरी सतह का मीन्स हो गया जो स्किन है, वो भी सब एपिथेलियल टिश्यूज वहाँ पर काम कर रहे हैं, और जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो कवरिंग है बाहर, वो भी एपिथेलियल टिश्यूज वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों जगह काम कर रहे हैं। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो रहा है, कौन कौन से चीजें? ब्लड होगा, कनेक्टिव ब्लड और ब्लड और फैट और
बोन मैरो सब कहाँ जा रहे हैं? मैम इसी में आएगी कार्टिलेज बोन्स, जो बोन मैरो में जहाँ ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बाद स्केलेटल, जो हमारे मस्कुलर टिश्यू है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारी मस्कुलर टिश्यूज में? मैम उसमें ये हाथ पैर गर्दन जितने भी मूवमेंट होते हैं हमारी अच्छी रहने के लिए ये सब इसमें मस्कुलर में आ जाएंगे। नर्वस टिश्यू में क्या क्या आएंगे? मैम ब्रेन और नर्वस टिश्यू कहाँ का है? ब्रेन हो गया, स्पाइन हो गई हमारी, ठीक है, सब में हमारे नर्वस टिश्यू आ गए। ये हमने आज पूरे ध्यान से, क्योंकि कल बहुत टाइम ना ले, बहुत सारी चीज़ें डीप में आती हैं तो फिर बताने में टाइम लग जाता है। देखो, एक सेल को, एक जो हमारे टिश्यूज़ हैं इनका सही एक डायग्राम बनाना, टिश्यूज़ में डायग्राम नहीं बनाना, उनके नाम लिखेंगे, उनके सामने पूरे याद करके उनके एग्जाम्पल लिखेंगे जाके, ठीक। अभी कुछ एग्जाम्पल हम लोग ने बोले हैं, केवल सेल में, जैसे सेल का हम लोग ने जो डायग्राम देखा वो काफ़ी डेप्थ में था, उसमें केवल 5 to 7 चीज़ों को ऐड करें, मतलब पॉइंट्स को ऐड करेंगे सेल में, बाकी वो कंप्लीट है, किसी को देखना हो वो अच्छे से देखेंगे। और फिर ऐसे एपिथेलियल जो हमारे ये टिश्यूज़ हैं, इनको 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, इनको सिस्टमेटिक लिखेंगे, अरेंज करेंगे, सामने केवल उनका एग्जाम्पल लिखेंगे जाकर, ठीक, बस इतना। फिर ऑर्गन्स और सिस्टम, अब इनकी ज़रूरत नहीं है हमको, अब सीधा हम सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम में ही आ रहे तो ऑलरेडी हम लोग बना रहे हैं डायग्राम और पढ़ रहे हैं, तो अब सिस्टम पढ़ेंगे। और सिस्टम में भी कल 2 चीज़ों की तैयारी करके सब बैठेंगे, जो स्केलेटन सिस्टम है उसके सारे पॉइंट्स कवर करके बैठेंगे, ठीक। और उसका पूरा डायग्राम, अगर हमें 2 मिनट दें हम आपको टाइम, तो बोन्स के साथ उसका नाम, मतलब बोन्स के साथ, और बोन का जो फंक्शन है, बोन लिख देंगे, बोन लिखेंगे तो फंक्शन उसके याद आ जाएंगे सबको, तो वो वहाँ मेंशन कर देंगे। और एक प्रैक्टिस जो कम से कम एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक करनी है, कि 10 मिनट का टाइम डिसाइड करिए और 10 मिनट में सारे डायग्राम ऑर्गन और फंक्शन के साथ लिखिए। ऑर्गन के नेम पूरा नहीं लिखेंगे, मान लो हमारा ट्रैकिया है तो टी बना दिया, ठीक, किसके लिए वो फंक्शन लिख दिया, ठीक। जो जिसका फंक्शन लिवर है तो लिवर क्या सिक्रेट कर रहा है, तो बाइल जूस है तो बी बना दिया वहाँ जाकर, तो जो जिसका फंक्शन है वो भी लिख देंगे और पूरे ऑर्गन्स को डिफाइन कर। ये 10 मिनट की प्रैक्टिस सबको करनी है। मानसी और हिमांशु, अभी आप लोगों के पास नहीं है तो आज जो लोग भी एक पूरा, कोई भी जिनको भी सही से, चाहे वो सीमा मैम, जो लोग भी बना रहे हो, मोनिका मैम, पूरा एक बना करके मानसी को और हिमांशु को भेज देंगे, ठीक। सबके पास नंबर है, ग्रुप में पड़े हुए हैं, क्योंकि ग्रुप में या तो फिर रचना जी को भेज देंगे या फिर हमें भेजेंगे तो हम भेज देंगे, नहीं तो फिर आप लोग डायरेक्ट भेज देना, ठीक है। बस इन दोनों लोगों को भेज देना, बाकी को सब लोग कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग शांति पाठ करेंगे, और जो रिवीजन जैसा कर रहे थे उसमें कहीं पर भी कुछ इब्बट नहीं करना, ये मान के चलना कि यदि हमें 15 नवंबर को एग्ज़ाम देना हो तो भी हम नेट निकाल कर आएंगे, ठीक। चलिए, शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलो, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। नमस्ते दीदी, सभी को प्रणाम।